प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं जयपाल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका इस आज के वीडियो लेक्चर में। बेसिकली ये वीडियो लेक्चर सुबह हम लोगों को लेना था, लेकिन किसी कारणवश मुझे ऑफिस के काम से किसी स्थान पर जाने को इंस्ट्रक्शंस मिले अचानक, तो मुझे जाना पड़ गया और दैट्स वाई मॉर्निंग में इस क्लास को हम लोग कंडक्ट नहीं कर पाए। जबकि मैं आया था अपने स्टूडियो में क्लास को लेने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि क्लास उस समय में नहीं हो पाएगी जितना समय मेरे पास बचा था, तो फिर मैं नहीं ले पाया। दैट्स वाई इस क्लास को हम लोग अब इवनिंग में कंडक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली कल की क्लास में हम लोगों ने चारपिट मेथड को कंप्लीट कर लिया था, और आज की जो मेथड है वो बेसिकली मेथड तो नहीं कहूँगा मैं, टॉपिक है, नया टॉपिक है। सो आज हम लोग जो है हमारी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। दिस इज आवर टॉपिक। तो पहले मैं इस टॉपिक को यहाँ पर लिखता हूँ कि हमें इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है। एंड एक सेकंड, बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इट्स अ इजी टॉपिक। सो बेसिकली विद्यार्थियों ये जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी जगह लगभग काम आता है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहे हो। तो आज का जो क्लास होगा उसमें बेसिकली हम लोग हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के अंदर जो होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे कि उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, कौन कौन से वो मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं इस टॉपिक के लिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये देखिएगा कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, टॉपिक क्या है वैसे अपना, इट्स होमोजीनियस partial differential equation with constant coefficient, ठीक है ना। दिस इज आवर टॉपिक। तो बेसिकली इस टॉपिक में कुछ बेसिक सिंबल्स जो हैं विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ बेसिक सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे। आज की तारीख है 29/3/2024, राइट। चलिए ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर d फॉर डेल बाय डेल एक्स के लिए और डेल बाय डेल वाई के लिए बच्चों हम लोग d डैश सिंबल का यूज करेंगे, ये मानते हुए कि हमारे पास में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x और y है। तो यहां पर d स्टैंड फॉर d डेल बाय डेल x और d डैश स्टैंड फॉर डेल बाय डेल y। सो अगर कहीं पर भी हम लोग d z की बात करेंगे तो इसका मतलब है इट्स डेल z बाय डेल x, जिसको हम लोग सामान्यतः p भी कहते हैं, ठीक है ना। कहीं पर अगर डेल z बाय डेल y है तो इसका मतलब इट्स d डैश z, ठीक है ना। सो p हमारे पास में है, इसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको पता ही है कि r का मतलब होता है डेल टू z बाय डेल एक्स स्क्वायर, जिसको कि हम लोग d स्क्वायर z भी लिख सकते हैं। s का मतलब होता है बच्चों डेल टू z बाय डेल एक्स डेल y, जिसको हम लोग d डैश z भी लिख सकते हैं। और एक t होता है इट्स अ डेल टू z बाय डेल y स्क्वायर, जिसको हम लोग d डैश स्क्वायर z के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं बच्चों जो आप लोगों के काम आने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये सारे के सारे सिंबल्स जो हैं अब कहीं ना कहीं पर यूज होंगे। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की जानकारी जो आपको होना चाहिए। अब इसके बाद में मैं आता हूं किस टॉपिक के ऊपर, अब मैं इसके बाद में आता हूं विद्यार्थियों कि जो होमोजीनियस वर्ड यूज हो रहा है उसके मीनिंग क्या है। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, लेकिन होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग क्या है। इसका मतलब यह है विद्यार्थियों कि जो
लेफ्ट हैंड साइड होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, दो साइड्स होती हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है ना, राइट साइड में भी कई बार आपको फंक्शन मिलेगा एक्स वाई का। सो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, आई रिपीट डेरिवेटिव्स जितने भी होंगे, डेरिवेटिव्स जितने भी होंगे उन सब का जो ऑर्डर है बच्चों वो सेम होगा। आई रिपीट ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स, उन सभी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आई रिपीट, और इन डेरिवेटिव्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे, क्या जो कोफिशिएंट्स होंगे ना बच्चों, वो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। आई रिपीट कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। तो इन कांस्टेंट वैल्यूज के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं वो सभी क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। सामान्यतः उसको हम लोग कुछ इस रूप में लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पे लिखा a0। सपोज दैट हम लोग थर्ड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वो कुछ इस रूप में होगी बच्चों, a0 del 3z by del x cube plus a1 del 3z by del x square del y plus a2 del 2z by del y cube is equals to, suppose that यहाँ पे हम सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख दीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल एग्जाम्पल है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी डेरिवेटिव्स हैं विद्यार्थियों, उन सभी डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। सो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनके जो डेरिवेटिव्स के साथ में जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भैया आप तो nth ऑर्डर की पार्शियल होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बताओ, तो यू कैन राइट हियर a0 del n z del x n plus a1 del n z del x n minus 1 del y plus a2 del n z del x n minus 2 del y plus dash 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 plus a n, ठीक है ना, a n del n z del y n is equals to some function of x y, ठीक है ना। तो दिस इज द nth ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल nth ऑर्डर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों डी सिंबल की मदद से भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिख दें a0 और यहां पे लिख दें, जैसे ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको लिख देंगे dn और यहां लिख देंगे z, ठीक है ना, प्लस a1 इसको लिख देंगे हम लोग dn और d डैश, क्योंकि n x के रिस्पेक्ट में n-1 टाइम है डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में एक बार, तो dn d डैश और ये z आ जाएगा, प्लस a2 dn-2 d डैश स्क्वायर प्लस a3 dn-3 d डैश क्यूब प्लस डैश डैश, और यहां पर आपको मिलेगा, अगर a n की बात करूं तो d डैश n z, यहां पर भी z आना चाहिए था, यहां पर भी z आना चाहिए था, क्योंकि अभी तो फिलहाल सबके साथ में z है, इज इक्वल्स टू fx y, ठीक है। और इसी को ही यदि हम z को कॉमन लेकर इसे केवल लिखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इट्स a0 dn प्लस a1 dn d डैश प्लस a2 dn-2 d डैश स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंड दिस इज, यहां पे आप लिख सकते हैं प्लस में an और dn d डैश n, और दिस इज z एंड दिस इज fx y, ठीक है। सो ये विद्यार्थियों आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, एंड ये जो पूरा का पूरा आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं, दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर,
ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर है जिसको कि हम शॉर्ट में कई बार ऐसे लिखेंगे, एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई। मतलब कि होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का एक तरीका ये भी होगा जिसमें कि ये एफ डी डी डैश जो है ये एक होमोजीनियस ऑपरेटर होगा, होमोजीनियस ऑपरेटर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है ना विद्यार्थियों? सो ये है हमारे पास में एक शॉर्ट सिंबल जिसका आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है ना? और इस सिंबल में ये जो होगा ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव जिसको कि हम लोग एफ डी डी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। सो फिलहाल आपके पास में इन दो चीजों को याद रखने की आवश्यकता रहेगी, ये दो चीजों को याद रखिएगा। ठीक है? बिकॉज आगे जो भी चीज आने वाली है वो बहुत हद तक इसी के ऊपर बेस्ड आने वाली है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों में आपको थोड़ा और आगे लेके जाता हूं इस विषय के अंदर, और अब आपसे बात करता हूं सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो विद्यार्थियों इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन में भी दो पार्ट होंगे। एक होगा CF जिसको कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, और एक होगा PI जिसको कि हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं। CF के लिए कुछ रूल्स होंगे, जैसा कि आप लोगों ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में CF निकाला, PI के कुछ रूल्स पढ़े, वैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में भी बहुत हद तक ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है? तो CF और PI की कुछ रूल्स होंगे जो कि हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, और CF के लिए भी कुछ रूल्स होंगे जो कि हम लोग आज की क्लास में देख लेंगे। वैसे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि CF को हमने जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट था वहां पे काफी डिटेल में और बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से पढ़ा था। तो यहां पर अगर आप पढ़ने की इच्छुक हैं तो आप अपनी जो भी रेफरेंस बुक है, थोड़े समय में हम अपने एप्लीकेशन पे जो जिसे कहेंगे लिटरेचर है वो भी लेकर आएंगे, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो और चीजें समझ में आ जाएंगी। बिकॉज CF निकालने के लिए जो भी रूल्स इस्तेमाल होंगे उसमें जो लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था उसका कहीं ना कहीं पर यूज होने वाला है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो विद्यार्थियों अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के दो चीजें सोल्यूशन जो हमें निकालना है, इसका जो भी जनरल सोल्यूशन निकलेगा वो बेसिकली कुछ इस तरह से निकलेगा। जो जनरल सोल्यूशन है, द जनरल सोल्यूशन, सो Z इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। यहां पे Y नहीं आएगा, यहां पे Z आएगा, बिकॉज यहां पे Z को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल मान के चल रहे हैं। तो Z इज इक्वल्स टू CF प्लस PI आएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर CF कैसे निकालेंगे, राइट? तो वो चीजें मैं आप लोग आज यहां पे डिस्कस करेंगे। हाउ टू फाइंड CF, हाउ टू फाइंड CF, ठीक है ना? CF कैसे फाइंड करेंगे? तो इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है। जैसा कि वहां पर भी हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे थे, यहां पर भी आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है ना? सो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो कैसे बनाओगे बच्चों? बहुत ही आसान है। जो आपकी पार्शियल होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, Z इज इक्वल्स टू fxy। इस होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ये जो पार्ट है एफ डी डी डैश, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? आप इसमें d की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे m और d डैश की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। आई रिपीट, d की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे m और d डैश की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 1। तो जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे विद्यार्थियों, तो आपके पास में ये जो ऑपरेटर है ये FM1 के रूप में बन जाएगा। इक्वेट दिस टू 0, इसे 0 के इक्वल में रखिएगा। अब आपके मन में कई सारे प्रश्न हो सकते हैं, 0 के इक्वल क्यों रखा, ठीक है ना? उससे क्या फायदा होगा? तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी जो है वो आप थोड़ा बुक में जाके पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है और इजी है। क्योंकि आपने अगर ऑर्डिनरी में पढ़ लिया है CF का कंसेप्ट, PI का कंसेप्ट, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी समझने में, राइट? और पुराने जो टॉपिक्स आपने अभी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ के आ रहे हो ना, उसके बाद में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है, ठीक? तो FM1 इज इक्वल टू 0 जैसे ही कहते हैं आप इसमें रखोगे
तो आपके पास में m के फॉर्म में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। सॉल्व दिस, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व दिस एंड फाइंड रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के आप क्या फाइंड करेंगे विद्यार्थियों? आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। नाउ जो CF है वो उस रूट्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। हालांकि यहां पर दो ही रूल है बस, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। दो ही रूल बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं। पहला कि जो रूट्स आए, चाहे रियल आए, चाहे कॉम्प्लेक्स आए, इमेजिनरी आए, कैसे भी आए, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। तो जो भी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करें उसके जो रूट्स आएंगे, if roots are distinct, ठीक, मतलब रूट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, सेपरेट हैं बिल्कुल कंप्लीटली। से मतलब देर इज नो रिपीटिशन। से m इज इक्वल्स टू m1 m2 m3 डैश डैश डैश, सपोज दैट जितने भी जाने हो, कोई इशू नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो CF होगा बच्चों वो बनेगा इट्स phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x प्लस phi3 y प्लस m3x एंड प्लस सो ऑन। मतलब कि जितने डिस्टिंक्ट रूट होंगे उतने ही आपको आर्बिट्ररी जो फंक्शंस हैं उनको CF में क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। आई रिपीट, आर्बिट्ररी फंक्शंस को CF में इंक्लूड करना पड़ेगा आपको इस तरह से। जैसे मान लो कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, और उस केस में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी और उसको जब आपने सॉल्व किया तो m बराबर आ गया 1 2 3, बस ऐसे 3 वैल्यूज आ गई। तो उस केस में CF क्या बन जाएगा? ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। उस केस में CF बन जाएगा phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस नॉट m1 की जगह बल्कि मुझे डायरेक्ट वैल्यू लिख देनी चाहिए, बिकॉज m1 का तो अब कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है। तो इट्स y प्लस x प्लस phi2 y प्लस 2x प्लस phi3 y प्लस 3x। ठीक, हम ये सारी की सारी जो CF वैल्यूज हैं, इन ये सारी की सारी जो 1 2 3 m की वैल्यूज निकली थी, इनको इस फॉर्मूले में फिट कर देंगे। और क्योंकि हमारे पास में 3 ही रूट्स आए हैं तो हम 3 तक ही लेंगे, इसके आगे 5 4 तक नहीं जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप लोग CF निकालेंगे। और बाय चांस अगर सपोज दैट इफ रूट्स आर रिपीटेड, अगर रूट जो है वो रिपीटेड है, सपोज दैट कि आपके पास में m इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू m2, ठीक है ना, राइट, ये आया। मतलब दो रूट रिपीटेड हैं, अलग अलग के लिए तो अलग अलग ही बनना है, लेकिन मान लीजिए दो रूट रिपीटेड हैं और बाकी सब अलग अलग हैं, m3 m4 एंड से दो रूट रिपीटेड हैं। तो ऐसी स्थिति में CF क्या बनेगा? ऐसी स्थिति में CF बन जाएगा phi1 y प्लस m1x प्लस x phi2 y प्लस m1x, और फिर उसके बाद वही phi3 y प्लस m3x y प्लस m3x एंड प्लस सो ऑन phi4 y प्लस m4x एंड सो ऑन बनता जाएगा। तो मतलब जो रिपीटेड होंगे, अगर दो रिपीटेड हैं तो आपके पास में CF कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है? और यदि आपके पास में विद्यार्थियों 3 रिपीटेड आ गए, मान लो कि 3 रूट्स रिपीटेड आ गए, तो उस केस में उन 3 रूट्स के लिए क्या बन जाएगा CF? वो CF बनेगा phi1 y प्लस m1x प्लस x phi2 y प्लस m1x प्लस x स्क्वायर phi3 y प्लस m1x एंड सो ऑन। फिर इसके आगे के जैसे भी हो, अगर रिपीट नहीं है
तो वो फिर अलग अलग 5 4 5 5 एंड सो ऑन ऐसे लिख देंगे आप लोग विद्यार्थियों। सो दिस इज द प्रोसीजर जिसको अडॉप्ट करके हम किसी भी होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का सीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। सो दिस आर द टू रूल्स। अगर बाय चांस क्या कहते हैं विद्यार्थियों, आपका जो रूट्स आए हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स आए हैं, ठीक है ना, या फिर रैशनल आए हैं या इररेशनल आए हैं, तो डजंट मैटर, जो भी आए आप तो बस m की जगह पर वैल्यू लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अगर वो नॉन रिपीटेड है तो उस केस में, और रिपीटेड है तो इस केस में आप वैल्यू लिख दीजिएगा, बाकी और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है m की जगह पर। राइट, 2/3 आया है तो m1 की जगह पर 2/3 लिख दीजिए। राइट, 2+3 आया है तो m की जगह पर 2+3i लिख दीजिए, बस बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। दैट्स ऑल इन CF कैटेगरी। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज दैट, कोई एग्जांपल में लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड CF, मैं केवल अभी फिलहाल आज CF को लूंगा, फाइंड CF। तो CF में मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है, इट्स d स्क्वायर प्लस 2dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर, और यहाँ पे z, और इज इक्वल्स टू में लिख दिया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है क्योंकि ये इन सभी का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो अब मान लीजिए कि इसका CF फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या, d की जगह पर m और d डैश की जगह पर 1। जैसे ही ये करोगे विद्यार्थियों तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगी m स्क्वायर 2m प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां से आपके पास में m की क्या वैल्यूज आएंगी, -1 m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, रिपीटेड आ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में फिर CF क्या बन जाएगा बच्चों, CF बन जाएगा आपका 5 y माइनस एक्स। देखो y प्लस mx होता है, तो m की जगह पर -x लिखोगे तो y माइनस एक्स प्लस x 5 y माइनस एक्स, क्योंकि रिपीटेड था। तो दिस इज द CF। अगर 3 होती तो x स्क्वायर 5 3 y माइनस एक्स हो जाता। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन है, सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 3 6। सो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं ऐसा लिख देता हूँ d स्क्वायर प्लस 5 dd डैश प्लस 6 d डैश स्क्वायर, है ना। ये z इज इक्वल्स टू, सपोज दैट यहाँ पे लिख दिया मैंने sin x, ऐसे लिख दिया। तो अब इसके लिए जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए जाएंगे तो वो बनेगा m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही आपने d की जगह पर कितना m और d डैश की जगह पर आपने 1 लिख दिया। तो जैसे ये करेंगे तो आपके पास में जो फैक्टर्स बनेंगे, है ना, वो बनेंगे आपके पास में 6, मतलब कि m प्लस 3 और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में m बराबर -3 और -2 आएगा। 2 वैल्यूज आएंगी और वो भी नॉन रिपीटेड आएंगी, डिस्टिंक्ट आएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपके पास में जो CF है बच्चों, वो CF जो है वो बन जाएगा, सपोज 5 y माइनस 3x प्लस 5 y माइनस 2x। आप y माइनस 2x को अगर यहां लिख देंगे 5 y माइनस 2x, 5 y माइनस 3x, वो भी सही है, वो गलत नहीं है। आपको m को किस 5 के साथ में लिखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक और क्वेश्चन यहां पर अराइज हो सकता है कि सर ये 5 लेना जरूरी है क्या। मान लीजिए मैंने F1 F2 F3 ऐसे ले लिया तो चलेगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा, आप ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप G1 G2 G3 ऐसे लेना चाहते हो वो ले लेना। इट मींस दैट कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप आर्बिट्ररी फंक्शन क्या लेने वाले हो, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। सपोज दैट कि आपके पास में जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जब आपने उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करा तो आपके पास है, मान लीजिए कि m बराबर आ गया 2/3 और -3/2 ऐसे आ गया, सपोज दैट, समझने के लिए। ठीक है ना। अब मान लीजिए ये 2m की वैल्यू आ गई, तीसरी भी आ जाए, मान लो कि तीसरी वैल्यू आ गई आपके पास में 4 आ गई, सपोज दैट ऐसा।
तो उस केस में CF क्या बन जाएगा, फिर CF बन जाएगा phi 1 y प्लस 2/3x प्लस phi 2 y माइनस 3/2x प्लस phi 3 y प्लस 4x। आप ऐसे लिख देंगे बच्चों, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, phi 1 y 3y प्लस 2x प्लस phi 2 2y माइनस 3x प्लस phi 3 y प्लस 4x। आप कहोगे सर ये डिवाइड में जो 3 था और जो डिवाइड में 2 था उसको तो आपने हटा दिया। कारण ये था कि दिस इज द कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को इस phi के साथ में आप मर्ज कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। इस phi 1 phi 2 को ना लिख के आप phi 1 डैश phi 2 डैश कर दो, आपने 2 हटा दो और उसमें से कोई इशू नहीं है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के साथ में जो भी कांस्टेंट्स आएंगे, है ना, कोफिशिएंट के फॉर्म में, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द ओनली द कांस्टेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आपका जो फंक्शन होगा मेनली 3y और 2x का होगा, ना कि इस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। तो आप ऐसे भी लिखकर CF को लिख सकते हो। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग इन CF। आई होप के CF के आपको जो रूल्स हैं उनके विषय में एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्लास में विद्यार्थियों मैं आपको PI के कुछ रूल्स को लेकर आऊंगा और वहीं पर हम लोग कुछ बुकिश क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। PI के कुछ रूल्स हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, हम लोग उसको लगभग 3 क्लासों में फिनिश करेंगे। फर्स्ट डे हम कोशिश करेंगे कि 2 रूल्स को डिस्कस करें आपके साथ में PI के, कि PI हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लाभदायक रहा होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं फिर से आपसे माफी मांगूंगा कि मैं सुबह की क्लास नहीं ले पाया, प्रयास करूंगा कि कल मॉर्निंग की क्लास को मैं समय पर ले लूं, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं ले पाता हूं तो गुस्सा मत होना, है ना, नाराज मत होना, अननेसेसरी चिढ़ना मत, क्योंकि क्या होता है कि अपनी जॉब के साथ में अतिरिक्त समय निकालना इट्स अ वेरी टफ टास्क, ठीक है ना। और बिकॉज आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, उनके भी काम करना है, आप पूरी तरह से क्या कहते हैं जिसे कहें कि उनको अवॉइड नहीं कर सकते, वो मेरी आदत भी में भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को रिलैक्स करके रखता हूँ कि चीज़ें तो धीरे धीरे होती जाएंगी, आप परेशान मत होना, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, मिलता ही जाएगा, ठीक। सो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट बस कर लेना, थोड़ा सा दिक्कत होगी लेकिन कंटेंट आपको मिलता जाएगा। चलिए हम कल मॉर्निंग की क्लास में नया टॉपिक लेंगे जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ PI और फिर उस PI को निकालने के जो रूल्स हैं उनके विषय में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ये सारा का सारा कंटेंट आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा और आगे चल के यूट्यूब पर भी मिलेगा, लेकिन जो आपको स्टडी मटेरियल है वो केवल एप्लीकेशन पर ही मिल पाएगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, राष्ट्र के लिए अच्छा अच्छा सोचते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए और हमेशा अपना भला करने वालों के प्रति कृतज्ञ रहिए, मतलब आपका भला करने वालों के प्रति कृतज्ञ रहिए और सबसे ज्यादा माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।